Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we are going to discuss about G7. You all know that recently the G7 meeting was conducted. But in this video we will discuss about what is this G7 group, why it is the group of only 7 nations, when was it formed, what is the significance of this group, and India is invited there but India is not a member of this. So why India is invited, what is the significance of India in this group, so everything we will discuss. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे what is this G7, why it is called G7. आप लोगों ने सुना होगा G20 है, G2 है, G4 है, ऐसा ये G7 है, मतलब ग्रुप ऑफ 7 नेशंस सिंपली. एंड विच आर दिस 7 नेशंस? सो इट इज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस. ठीक है, मोस्टली वेस्टर्न नेशंस है और बाकी क्या है इसमें, जापान इंक्लूडेड है. ओवरऑल 7 नेशंस है. बट व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1975, दैट टाइम ओनली 6 नेशंस वर देयर. ठीक है, 6 नेशन ही थे. फिर नेक्स्ट ईयर कनाडा ज्वाइन कर लेता है, देन इट बिकेम G7 बन जाता है. बट यहाँ पे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखने वाले हैं. व्हाई इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप? बिकॉज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ ग्रोइंग, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. वर्ल्ड की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, डेमोग्राफी सबसे ज्यादा है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है. देयर आर मेनी थिंग्स विच मेक इंडिया मतलब लाइक कह सकते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट या फिर इतना मतलब पोटेंशियल रखता है दैट इट कैन जॉइन द G7 ग्रुप. इवन हम कई बार बात करते हैं यूएनएससी की बात करते हैं, यूएनएससी की रिफॉर्म्स की बात करते हैं, परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं. वहां भी हम कहते हैं इंडिया उसकी पोजीशन को क्या करता है, मतलब फुलफिल करता है कि जो वहां की रिक्वायरमेंट है वहां पे ये इंडिया फिट हो सकता है. बट इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिलती है, उसके कुछ अलग रीजन है. सिमिलरली G7 में भी इंडिया आ सकता है, बट व्हाई इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड? क्या था ऐसा? मतलब प्रेजेंट रियलिटी देखोगे तो इन नेशन से कंपेरिजन में इंडिया तो काफी आगे है. मतलब इंडिया तो काफी ग्रोइंग इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट नंबर पे था, अभी 6th आ गया. बाकी हम कह सकते हैं कि हमारे अगर ओवरऑल देखें हम इकोनॉमी तो काफी अच्छी है. अब देखो ये जो ग्रुप है, मतलब कब बनाया गया था ये और क्यों बनाया गया था, उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी जो मैं आपको समझाने वाली हूँ. बट उसके पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं रिसेंट मीटिंग का, कि उसके अंदर किन किन बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ है, मतलब मेजर किन फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है. तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर्स तो कौन कौन है, 7 नेशन है जिसके बारे में हमने बात करी. यूएस, यूके, कनाडा, उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान. ये 7 नेशंस क्या है, इसके फॉर्मल मेंबर्स है. बट इंडिया इज इनवाइटेड एज अ गेस्ट मेंबर. ठीक है, यहाँ इंडिया जाता है, अपना पर्सपेक्टिव रखता है, अपनी बातें भी रखता है कि मैं क्या क्या चाहता हूँ, सारी चीजों के बारे में बात करता है. हम इसको समझेंगे 50 साल पहले, मतलब 1975 के टाइम से हम इसको समझना स्टार्ट करेंगे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था. बट उसके पहले हम ये रिसेंट मीटिंग जो हुई उसके अंदर क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को पता है ऑब्वियसली रिसेंट टाइम में एक तो वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा क्राइसिस चल रहा है. साइबर सिक्योरिटी मतलब एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है. तो इन चीजों से रिलेटेड यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कशन हुआ है मेजरली. जो इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एनर्जी सिक्योरिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बाद रशिया यूक्रेन वाला जो क्राइसिस है, इन सारी चीजों के ऊपर इसमें डिस्कशन हुआ है. ओवरऑल एग्रीमेंट किया गया कि हम ज्यादा कोऑपरेशन करें क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में, उसके साथ सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, यूरोप के सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, एआई गवर्नेंस के बारे में डिस्कशन हुआ है. साथ ही एड्रेस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंस एंड ट्रेड टेंशंस जो हो गए. हम देखा है रिसेंट डेज में, रिसेंट कुछ मंथ्स में काफी ज्यादा चीजें हुई. लाइक कुछ नेशंस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, कहीं पे क्राइसिस चल रहा है, कोई किसके ऊपर अटैक कर रहा है, सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, कुछ प्लेसेस ब्लॉक हो चुकी है, क्रिटिकल मिनरल का काफी क्राइसिस आ चुका है. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन नेशंस ने ये डिस्कशन किया है. बायलैटरल मीटिंग्स, इंडिया का मतलब जो है, देखो जनरल इंडिया क्या करता है, जैसे G7 मीटिंग में गया, अब उस मीटिंग के साथ साथ इंडिया क्या कर लेता है, अपने बायलैटरल मीटिंग्स भी कंडक्ट कर लेता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 नेशन, मतलब 6-7 नेशन जो आए हैं उनके साथ पर्टिकुलर जिसे भी इंडिया को करना होगा उसी टाइम पे क्या कर लेता है, बायलैटरल मीटिंग. पर्टिकुलर लाइक यूएस से बात कर ली अपने हिसाब से, यूके से बात कर ली, यूएई से बात कर ली. इस तरीके से क्या कर रहा है इंडिया, बायलैटरल मीटिंग भी कंडक्ट कर लेता है कि उनसे अपने ग्रुप वाले तो बात हो गई, उसके अलावा साइड लाइन पे वो बातें भी हो जाएगी. तो इस पे मेनली जो फोकस किया इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर, उसके बाद सप्लाई चेन रेजिलियंस जो है इसके ऊपर, यूक्रेन के बारे में, एआई के बारे में, गवर्नेंस के बारे में और स्टेबिलिटी लाना पूरे ग्लोबल ऑर्डर में, इन सभी के बारे में डिस्कशन हुआ है. अरे G7 क्या है, किन नेशंस का ग्रुप है ये? तो ये उन नेशन का ग्रुप है जो कि इंडस्ट्रियली अगर आप देखो तो इकोनॉमिकली मतलब क्या थे, काफी अच्छे नेशन से जब ये फॉर्म हुआ था उनका ये ग्रुप बनाया गया था. अब बैक इन द ईयर, मतलब बैक इन 50 ईयर्स अगर हम बात करें 1975 के टाइम पे, देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. तो ग्रेजुअली यूएस जो रहता है ना, धीरे धीरे उसका क्या होता है, वर्चस्व हेजेमनी बढ़ने लगती है.
डॉलर में काफी ज्यादा ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, ऑयल वगैरह जो भी परचेस होता है सब कुछ डॉलर में होने लगता है। फिर क्या होता है, एक जो टाइम आता है 1973 वाला ऑयल क्राइसिस, मतलब मार्केट में काफी ज्यादा, आपने सुना होगा मेजर ऑयल क्राइसिस हुआ था। उस टाइम पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस रहते ये सप्लाई कट कर देते हैं ऑयल का। अगर सप्लाई कट होगा तो प्राइस क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन आ गया था मार्केट में, इंस्टेबिलिटी आ गई थी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लेशन हो गया था, सभी नेशंस की इकोनॉमी इनस्टेबल हो गई थी और बहुत ज्यादा ऐसा क्राइसिस चल रहा था। तो उस टाइम पे मतलब सोचा कई सारे लीडर्स ने, मेजरली किसने सोचा, यहाँ पे दो लीडर्स है। देखो कोई भी आइडिया अगर स्टार्ट होता है, मानो एक ग्रुप भी बना है, तो इट वाज द आइडिया ऑफ समवन, मतलब कोई भी इंसान का तो आइडिया होगा ये। तो हु वर दैट पर्सन, तो यहाँ पे दो लोग थे, एक तो फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के और एक जर्मन थे, ठीक है, जर्मन चांसलर वगैरह कोई थे। तो उन दोनों का आइडिया था और ये इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के थे, तो दे डिसाइडेड कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई मतलब ग्लोबल लेवल पे, बड़े लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, कोई ग्रुप बनाना चाहिए, मतलब जो कि पहले से G20 जैसा, सॉरी यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी बन चुका था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी बन चुका था। तो ये ग्रुप था, लेकिन ये काफी बड़ा ग्रुप था, इसके अंदर कई सारे नेशंस इंक्लूड थे ऑलरेडी। अब ये ग्रुप जो है इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में इतना सक्षम नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि हम एक छोटा एक ग्रुप बनाएंगे जो कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठेंगे, मतलब वहां के लीडर्स बैठेंगे और अपने तरीके से, मतलब फ्रैंक लैंग्वेज में जो भी बोलना चाहेंगे, अपने आइडियाज देंगे, मतलब इस तरीके का एक इनफॉर्मल ग्रुप इन्होंने बनाने का सोचा था। तो देखिए G7 कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर लाइक हेडक्वार्टर हो ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप है जहाँ पे लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और अपने डिस्कशन, मतलब जो भी उनके पास सोल्यूशन होगा वो यहाँ पे दे देंगे। और इनको समझ आ गया था कि ये जो मतलब क्राइसिस चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, एक इंसान से या फिर एक नेशन से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे हमें सपोर्ट लगेगा कई सारे नेशंस का, तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया। फिर यहाँ पे इसका ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि पहले की मेथड क्या थी, आइसोलेशन वाली, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम जो सॉल्विंग की मेथड थी वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, इंडिपेंडेंटली कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म लेके आएंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ सब मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और तभी G7 का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि ये जो नेशन है काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है, लाइक यूनाइटेड नेशन जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, काफी ज्यादा स्क्रिप्टेड है, उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत स्लो होता है, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने ये G7 वाला फॉर्मेट लेके आए, जिसमें पहले 6 नेशंस थे, कौन कौन से, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, 6 नेशंस थे। नेक्स्ट ईयर कनाडा ज्वाइन कर लेता है ना, एंड इट बिकेम G7 देयर आफ्टर। यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी जो भी बोलना चाहते हैं डायरेक्ट डायलॉग होता है, फ्रैंक रहता है, अनस्क्रिप्टेड रहता है, तो इसमें मतलब पूरा स्क्रिप्ट लिख के लानी पड़ेगी, पूरा स्पीच देना पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ओपन है यहाँ पे, जैसा बोलना चाहते हैं। और डिसीजन मेकर्स का ये ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। अब इसकी हम बात करें ओवरऑल कि इसका क्या इन्फ्लुएंस है, कैसी अथॉरिटी है, तो इट इज नॉट अ लीगल ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई पर्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है, मतलब ये इनफॉर्मल बेसिस पे चलता है, लाइक आपके दोस्तों की मीटिंग होगी, आप मिलोगे बैठोगे, बट यहाँ पे थोड़े बड़े लेवल पे मीटिंग होगी, ठीक है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई फाउंडिंग ट्रीटी नहीं है, कोई डेडिकेटेड मिलिट्री नहीं है, नहीं ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ध्यान रखना है, नहीं कोई बाइंडिंग लॉज है कि इसके अंदर डिसाइड किया ऐसा करेंगे मतलब ऐसा करना ही है, देयर इज नो बाउंडेशन ओवर दिस। उसके बाद ये कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अगर स्टेटमेंट जारी करते हैं तो देयर इज नो बाउंडेशन या फिर कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको आपको मानना ही पड़ेगा, इस तरीके का ग्रुप है। इनफॉर्मल फोरम है, ये मतलब इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक मास जो है इन मेंबर्स का, इसी के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है, और इसी का ये ग्रुप बनाया गया है। देखो इनका मतलब हमेशा लीगल अथॉरिटी नहीं है, बट इनका कोऑर्डिनेशन जो है अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इकोनॉमी, अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे जो इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली काफी जो डेवलप्ड थे, जो बड़े बड़े नेशंस थे, मतलब इंडस्ट्रियल नेशंस जो थे, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, जो बड़े बड़े नेशंस थे, उनका एक ग्रुप है। सभी क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे सभी, और काफी ये डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप था। अब देखिए जब बनाया गया था तब तो उस टाइम पे क्या था, इन्फ्लेशन था, ग्रोथ से रिलेटेड चीजें आ रही थी, एनर्जी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बदलती जाती है, जैसे जैसे प्रॉब्लम बदली उसके अकॉर्डिंग इनका जो मतलब फोकस था वो भी बदलता गया। लाइक पहले इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ट्रेड, एनर्जी स्टेबिलिटी पे था, फिर धीरे धीरे 2000s के टाइम पे देखें हम तो कोऑर्डिनेशन बना सिक्योरिटी को लेके, टेररिज्म को लेके, सप्लाई चेन को लेके। देयर आफ्टर अभी की बात करें हम तो आज के टाइम पे कौन कौन से थ्रेड है, एक तो क्लाइमेट चेंज आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, उसके बाद ये जो क्राइसिस वगैरह चल रही है ये आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी आ जाता है, मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, मतलब ये सारी चीजें भी इसका क्या बन गई है अभी
क्राइटेरिया मतलब इनका काम बन गया है कि इसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अब ये G7 जो है एक टाइम पे G8 भी बना था। कब बना था? देखो आप सभी को पता है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है, देयर आफ्टर वो यूएसएसआर और यूएसए दो बड़ी पावर रहती है। अब यूएसएसआर जो रहता है 1991 में आगे क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है अलग अलग 15 नेशन में। अब पहले तो जब ये यूएसएसआर था तब तो दोनों की कट्टर थी, यूएसए और रशिया की, वो भी अभी भी है थोड़ी थोड़ी तो, बट उस टाइम पे काफी ज्यादा थी। बट ये वीक हो जाता है, उसके बाद नेशंस को लगता है कि रशिया हैज पोटेंशियल, रशिया एक काफी अच्छा नेशन है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, इसको भी अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लेना चाहिए, ये भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो ये आफ्टर 1991 1998 के टाइम पे ये क्या बन जाता है, रशिया भी इसमें जुड़ जाता है एंड G7 बिकेम G8। ठीक है, 1991 के बाद ये G8 बन जाता है। अब G8 जब बन जाता है फिर क्या होता है, G8 बनने के बाद ये जो है 2014 में देखो रशिया जो है एक पार्ट रहता है यहाँ पे यूक्रेन का, क्रीमिया, इसका एनेक्सेशन कर लेता है, मतलब इसको कंट्रोल कर लेता है, इसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका एनेक्सेशन जब करता है तब नेशंस को लगता है कि नहीं, रशिया ऐसा नेशन नहीं है, हम तो अलग माइंडसेट से चल रहे हैं, ये गलत चीजें कर रहा है, तो ये वापस से निकल जाता है यहाँ से और फिर वापस से G8 क्या बन जाता है, फिर से G7 बन जाता है। ठीक है, तो परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उनका अलग अलग बिहेव कर रहा था ना, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिहेव नहीं कर रहा था रशिया, तो यहाँ पे G8 से G7 बन जाता है। अब देखिए, ये जो इसके मेंबरशिप है, मतलब ये जो 7 मेंबर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक यूएस, यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये जो है दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द टुडेज रियलिटी। मतलब आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो देयर आर मेनी नेशंस, कितने सारे नेशन हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, जो कि मतलब काफी अच्छे लेवल पे है। अगर आप बात करो यहाँ पे चाइना को देख लो, उसके बाद इंडिया को देख लो, ब्राजील देख लो, कई सारे नेशन है जो कि काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। दीज आर नॉट ओनली द 7 नेशंस, बट ये क्यों है 7 नेशंस का ही क्यों ग्रुप है, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी ऑफ 1975। उस टाइम पे ऐसा था, इसलिए इनका ग्रुप बन गया था और वही ग्रुप अभी तक चल रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंडस्ट्रियली काफी अच्छा सा ग्रो कर रहे, काफी अच्छे डेवलप्ड नेशन है। देयर आर मेनी नेशंस जो कि क्या कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अभी चीजें चेंज हो सकती है, बट इंडिया, मतलब आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई दे आर इनवाइटिंग इंडिया। को इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण है। क्या कारण है? क्योंकि इंडिया एक तो सबसे पहले पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन वो एक सेकेंडरी कारण हो जाता है, उसके साथ ही इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी हमारी काफी अच्छी, मतलब स्टेज से ग्रो करी है। एक टाइम था हमारा 3 डिकेड्स बिफोर, हमारा देश मतलब एक बीओपी क्राइसिस से जूझ रहा था, काफी ज्यादा, मतलब हमारे देश में प्रॉब्लम थी, फूड का क्राइसिस था, हमारे देश में बहुत पीछे जा रहा था हमारा देश। बट नाउ हम मतलब टॉप 5 में आते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमारी इकोनॉमी ने कुछ न कुछ बदलाव किए, हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। तो ये इकोनॉमी हमारी काफी ज्यादा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम रखते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, यूपीआई ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, डिजिटल इंडिया पे हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही इंडो पैसिफिक जो है उसमें हम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहां का सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया इज अ मेजर प्लेयर देयर। ठीक है, उसके साथ ही क्लाइमेट में अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी सीओपी हो रहा है, जो भी मीटिंग्स हो रही है, उसमें हमेशा इंडिया पार्टिसिपेट करता है, अपना परफॉर्मेंस देता है, अपने लाइक गोल्स डिसाइड करता है, उसको फुलफिल करता है। हर तरीके से हम उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं नेगोशिएशंस में। उसके बाद एनर्जी मैग्नेट, मतलब जो एनर्जी मार्केट की डिमांड है, इंडिया की काफी ज्यादा डिमांड है, आप लोगों को पता है ऑयल की, गैस की काफी ज्यादा डिमांड है, तो इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन को। तो वो सभी कारण मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब वो नेशन इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इन्वाइट करते हैं। इंडिया ब्रिंग्स अ पर्सपेक्टिव दैट G7 अलोन कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड। ठीक है, तो इसलिए जरूरी होता है इसके। बट अब कुछ जो है क्रिटिक्स जो रहते हैं बात करते हैं कि जो G7 है इज नॉट अ रिलेवेंट ग्रुप, बल्कि G20 जो है काफी अच्छा है, काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, सब कुछ चीजें अच्छी रखता है। क्योंकि इसने तो क्या करा है, कुछ ही नेशन को रखा है, वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। बल्कि अगर G20 की बात करो तो उसमें सब नेशन इंक्लूड हो रहा है, लाइक चाइना भी इंक्लूड हो रहा है, इंडिया भी हो रहा है, उसके बाद ब्राजील भी हो रहा है, कई सारे नेशन इंक्लूड हो रहे हैं, अफ्रीका के नेशन इंक्लूड हो रहे हैं। तो वो एक बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है कई सारे नेशन को। तो G20 ऐसा है, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं ट्रू रिफ्लेक्शन है आज की रियलिटी का, आज की रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। थोड़ा सा हम इसका कंपेरिजन देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें G7 की तो इट इज स्मॉल एंड हाईली एक्सक्लूसिव ग्रुप, वहीं हम G20 की बात करें तो ये काफी बड़ा है और रिप्रेजेंटेटिव है।
ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है कई सारे नेशन को और हर कॉन्टिनेंट को। इसकी एक्शन की बात करें तो काफी अच्छे से फास्ट एक्शन ले सकते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, फास्ट है। बट वहीं पे यहाँ पे ज्यादा मेंबर है तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, इनका एक्शन स्लोअर हो जाता है। देखो ये डेवलप्ड वेस्टर्न इकोनॉमी साथ ही जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे G20 की बात करें तो उसमें हर तरीके के नेशन है, डेवलप्ड भी है, डेवलपिंग भी है, इमर्जिंग नेशंस भी है, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हर तरीके के नेशंस इसमें इंक्लूड है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखे तो काफी ज्यादा अलाइन डेमोक्रेसी से, बट यहीं पे देखे तो काफी ज्यादा डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से G20 और G7 क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं। तो फ्यूचर देखो, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये या ना ही इससे और ना ही सिर्फ इससे काम चला सकता है। दोनों ग्रुप्स के हमें रिक्वायरमेंट है, दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं। दोनों का मतलब अलग अलग फोकस है। लाइक स्टेबल वर्ल्ड रिक्वायर्स बोथ। एक तरफ उन्हें रैपिड फोकस्ड अलाइनमेंट वाला G7 भी चाहिए, दूसरी तरफ उन्हें बड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव G20 भी चाहिए। तो दोनों ग्रुप अपनी जगह काम कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।